नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल रियल स्टडी पर। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। जो हमने शुरू की थी क्लास महिला एवं बाल अपराध की, उसमें नेक्स्ट टॉपिक आज हम लेकर आए हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, डोरी एक्ट 1961। ठीक है, अगर आपने इनसे पहले की महिला एवं बाल अपराध की क्लासें नहीं देखी है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप प्लेलिस्ट से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते जाना, जो आपके जब भी एग्जाम हो राजस्थान पुलिस का तब आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है वो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है वो इसे बोलते हैं डोरी एक्ट 1961। डोरी एक्ट 1961, इंग्लिश में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इस अधिनियम को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा इसके जो बैकग्राउंड है उसका भी पता होना चाहिए, क्या था पहले। तो ये अधिनियम 1961 में लागू हुआ था, बन के तैयार हुआ था और लागू हुआ था। उनसे पहले भी दहेज का तो मामला होगा ही, उससे पहले भी कुछ थे कानून, उनकी चर्चा करते हैं। पहले सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले था वो था एक सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत के अंदर एक कानून था या अधिनियम था, लेती देती अधिनियम। ये जो लेती देती अधिनियम था दहेज के नाम से नहीं था, ये था लेती देती अधिनियम। ये आया था 1939 के अंदर। 1939 के अंदर लेती देती अधिनियम आया था सिंध प्रांत के अंदर। ये जो सिंध प्रांत है वो गुजरात के अंदर है। सिंध प्रांत गुजरात में लेती देती अधिनियम 1939 में आया था। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि दहेज लेना व देना क्या है, निषेध है, यानी ये कानूनी जुर्म है, अपराध है। उसके बाद बात करें जो पहला भारत का राज्य था वो कौन सा था जिसने दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया था खुद के लिए स्पेशल। ये तो अधिनियम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है, वो पूरे देश के लिए था। जबकि इस अधिनियम से पहले क्या था, स्पेशल राज्य, यानी जैसे राजस्थान है वो कोई स्पेशल अधिनियम ले आता है, या फिर अन्य कोई राज्य है वो स्पेशल आप खुद के लिए अधिनियम लेके आता है। उस टाइप से भी अधिनियम आए हैं। इस अधिनियम से पहले एक अधिनियम सबसे पहले आया था, वो था बिहार राज्य के अंदर। बिहार राज्य दहेज प्रतिषेध अधिनियम। बिहार राज्य प्रतिषेध अधिनियम ये आया था 1950 के अंदर। 1950 के अंदर पहला भारत का राज्य था जिसने दहेज प्रतिषेध अधिनियम खुद के लिए बनाया था, स्पेशल बिहार के लिए, अपने राज्य में लागू करने के लिए 1950 के अंदर। उसके बाद बात करें एक दूसरा राज्य भी आया था इस अधिनियम से पहले जिसने भी लागू कर लिया अपने लिए, वो था आंध्र प्रदेश। दूसरा था आंध्र प्रदेश राज्य, जिसने आंध्र प्रदेश राज्य दहेज प्रतिषेध अधिनियम के नाम से एक अधिनियम लागू किया अपने राज्य के अंदर। वो किया था 1958 के अंदर। 1958 के अंदर है तो दूसरा राज्य आया जिसने क्या है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, आंध्र प्रदेश राज्य दहेज प्रतिषेध अधिनियम के नाम से लागू किया, वो 1958 के अंदर। पहला था बिहार और दूसरा आंध्र प्रदेश। अगर आंध्र प्रदेश की थोड़ी सी चर्चा और करूं मैं तो ये आंध्र प्रदेश है वो भाषाई आधार पर पहला गठित राज्य था भारत का। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला था। 1951 के अंदर बना था पहला भाषा के आधार पर राज्य।
ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, आपके कहीं पे काम आ जाए जीके के अंदर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम, ये जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है वो कब से बनना प्रारंभ हुआ और कब बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ, क्या क्या इसके अंदर स्टेप रहे। ठीक है, ये तो था। इससे पहले जो भी था घटित घटना, जो भी अधिनियम आए 1961 वाले अधिनियम से पहले वो। अब बात करते हैं 1961 वाला जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है वो कहां से प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई और कहां पर बनकर तैयार हुआ। ठीक है, सबसे पहले 24 अप्रैल 1959 को 24 अप्रैल 1959 को क्या हुआ, ये जो अधिनियम है वो लोकसभा में पारित हुआ। लोकसभा में पारित हुआ। ठीक है, 24 अप्रैल 1959 को लोकसभा में पारित हुआ। इसके बाद क्या हुआ, संसद में पूर्ण रूप से इसको सहमति नहीं मिली। सहमति न मिलने के कारण क्या हुआ, भारतीय इतिहास में पहली बार क्या हुआ, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, संयुक्त बैठक बुलाई गई। भारतीय संविधान में पहली बार, इतिहास में पहली बार एक घटना हुई थी, वो हुई थी संयुक्त अधिवेशन की। संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, वो भी कौन से अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद 108 की पालना करते हुए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया इस अधिनियम के लिए। ठीक है, वो बुलाया गया था 6 व 9 मई को, 6 व 9 मई 1961 को, 6 और 9 मई 1961 को क्या है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को पारित करवाने के लिए। इसके बाद बात करें, राष्ट्रपति ने कब इसको मोहर लगा दी इस पर, वो लगाई थी 20 मई 1961 को राष्ट्रपति ने इसको पास कर दिया। राष्ट्रपति ने पारित कर दिया 20 मई 1961 को। ठीक है, उसके बाद लागू कब हुआ, ये तो था, इसकी प्रोसेसिंग चल रही थी, अंत में लागू हुआ। ये लागू हुआ 1 जुलाई 1961 को, 1 जुलाई 1961 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया, संपूर्ण भारत में लागू हो गया। जबकि जम्मू कश्मीर को छोड़कर, किसको छोड़कर, क्योंकि वहां पर उस समय क्या था, अलग संविधान था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू हो गया। और जम्मू कश्मीर में भी ये वर्तमान में लागू हो चुका है 31 अक्टूबर 2019 से, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। 1 जुलाई 1961 से दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पूरे भारत में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और जम्मू कश्मीर के अंदर है 31 अक्टूबर 2019 को वापस लागू हो गया है, क्योंकि जो भी कानून थे जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं थे, वो 31 अक्टूबर 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गए। ठीक है दोस्तों, ये तो थी इसकी जो प्रणाली थी, प्रोसेसिंग थी, जो अधिनियम था उसके बनने की और लागू होने की। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इसमें है क्या वो। अगर इस अधिनियम की बात करें, इस अधिनियम की बात करें तो इसके अंदर हैं कुल धारा हैं वो 10 हैं, कुल धारा 10 हैं। इन 10 धाराओं में से हम जो है इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना नहीं है, वो हम नहीं पढ़ेंगे, उनको छोड़ देंगे क्योंकि ये बड़ी हो जाएगी। जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ देते हैं। पहली है धारा फर्स्ट। धारा फर्स्ट की बात करें, पहली धारा की बात करें तो इसके बाद इसमें क्या है, जो ये अधिनियम है, अधिनियम का विस्तार दिया गया है इसमें।
अधिनियम का विस्तार दिया गया है, लागू होने की क्या है, क्रियाविधि दी गई है, लागू होने की क्रियाविधि भी दी गई है इसके अंदर। जो धारा फर्स्ट है, पहली धारा है 10 में से, उसमें पहली धारा में अधिनियम का विस्तार दिया गया है, कहां तक ये लागू होगा वो, और क्रियाविधि किस प्रकार से ये लागू होगा वो दिया हुआ है। अगर अगली धारा की बात करें, धारा 2, ये इंपॉर्टेंट है। धारा 2, इसमें क्या है, इसमें दिया गया है दहेज की परिभाषा। दहेज की परिभाषा यह आपको याद रखना है। दहेज की परिभाषा, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं मैं। धारा 2, दहेज की परिभाषा। दहेज की परिभाषा, अब आपको पता होनी चाहिए दहेज की परिभाषा क्या है। दहेज की परिभाषा की बात करें तो वो परिभाषा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई कोई मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति या फिर जो संपत्ति है वो किस में आती है, दहेज के अंदर आती है। अब अगर बात करें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब है सीधा का सीधा, यानी सामने जो बारात आई हुई है उसके सामने। अप्रत्यक्ष, बारात के सामने जो हम बोलते हैं ना सूंठनी, उसमें गिनाते हैं ना, उसमें नहीं गिराकर उसको अलग से जो मूल्यवान वस्तु दी जाती है, जेवर गहने, जो भी प्रतिभूति यानी जेवर गहने जो भी है, वो संपत्ति, जैसे कोई प्लाट नाम या फिर कोई घर नाम, इस टाइप से। ठीक है, ये जो चीजें हैं वो सारी की सारी दहेज के अंदर आती हैं। और ये दहेज की परिभाषा है वो इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धारा 29, आईपीसी की धारा 29 के अंदर ये जो परिभाषा है वो वर्णित है। आईपीसी की धारा 29 के अंदर ये जो दहेज की परिभाषा है वो वर्णित है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी सी बात करते हैं जो दहेज के अंदर क्या क्या शामिल नहीं होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो दहेज में शामिल नहीं होती हैं, जबकि वो दहेज की तरह ही दी जाती हैं। जो लड़की होती है उसको दहेज के टाइप से ही दी जाती है, पर वो दहेज में नहीं गिनी जाती, न ही उन पर कोई कार्रवाई होती है। एक तो होता है स्त्रीधन। स्त्रीधन, सॉरी, इससे पहले एक चीज चर्चा कर लेते हैं। जो दहेज होगा किन किन पर कार्रवाई होगी, किस टाइप से कार्रवाई होगी, दहेज कौन कौन सा मान्य होगा। एक तो शादी से पहले, शादी से पहले जो भी मूल्यवान वस्तु या फिर कोई जेवर गहने दिए जाएंगे वो, या शादी के समय या फिर शादी के बाद। शादी से पहले जो भी सामान दिया जाता है, शादी के समय दिया जाता है, या फिर शादी के बाद जो सामान दिया जाता है, दहेज दिया जाता है, वो उन पर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन सी चीजें दहेज के अंदर नहीं आती हैं। एक तो होता है स्त्रीधन, एक होता है स्त्रीधन, एक होता है मेहर की राशि। ये दोनों ही चीजें क्या हैं, दहेज के अंदर नहीं होती हैं। दहेज के अंदर उनको गिना नहीं जाता है, इन दोनों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, स्त्रीधन और मेहर की राशि। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्त्रीधन क्या होता है। स्त्रीधन क्या होता है, जो भी लड़की है जिसकी शादी होनी है या शादी हुई है, उसको जो उपहार दिए जाते हैं, यानी उपहार स्वरूप दिए जाते हैं जो भी सामान, वो स्त्रीधन कहलाता है और वो दहेज में नहीं गिना जाता है, न ही उन पर कार्रवाई होती है। ठीक है, ये तो होता है स्त्रीधन। उसके बाद बात करें मेहर राशि। मेहर राशि है वो हिंदू समाज में तो प्रचलित नहीं है,
पर ये स्पेशल है मुस्लिम समाज के लिए। मुस्लिम समाज है उनके लिए है मेहर की राशि। इसे बोलते हैं शरीयत का कानून, शरीयत का कानून, या फिर इसको बोलते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत का कानून, मेहर की राशि, ये एक ही चीजें हैं। ये होती क्या है? जैसे कोई भी मुस्लिम लड़के की शादी है, अगर वो मुस्लिम लड़का जिससे शादी हो रही है लड़की से, उसको क्या है कोई धनराशि दे, कोई धनराशि दे। जैसे कोई भी लड़का है फिरोज खान, सुनोब जो भी है, जैसे रशीद खान, रशीद हुसैन मान लो, द्वारा सोना बेगम को 50,000 रुपए की राशि में 50,000 राशि है वो मेहर राशि के रूप में प्रदान की जाती है। कबूल है, कबूल है, कबूल है, इस टाइप से 3 बार बोला जाता है और वो लड़की द्वारा कबूल कर ली जाती है। ये जो राशि होगी वो क्या है, मेहर राशि होगी और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, दहेज में नहीं काउंट होती है ये। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे उदाहरण के तौर पर, फिरोज हुसैन वाल्द जाकिर हुसैन के द्वारा सोना बेगम को 50,000 रुपए मेहर राशि के रूप में प्रदान की जाती हैं। इसके बाद में बोला जाएगा कबूल हैं और एक बार और कबूल है। और इन 3 बार बोलने के उपरांत क्या है, ये राशि है वो लड़की द्वारा ग्रहण की जाती है, ये दहेज के अंदर नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट था दहेज की परिभाषा धारा 2 के अंदर। अगली बात करें धारा 3। धारा 3 इसमें क्या उल्लेख है, दहेज लेना या फिर देना। दहेज लेना या देना कानूनी अपराध है। दहेज लेना या देना कानूनी अपराध है। इसके लिए कार्रवाई होगी, उसमें कार्रवाई में सजा तो हो सकती है 5 साल की सजा और साथ में जुर्माना लगेगा। जुर्माना में 15,000 रुपए राशि, या फिर या तो 15,000 रुपए राशि लगेगी, या फिर जो दहेज की राशि है जो भी अधिक हो। कहने का मतलब है या तो जुर्माना होगा 15,000 रुपए 15,000 रुपए और 5 साल का कैद, सजा 5 साल, जुर्माना 15,000। अगर समान 15,000 से कम का हो तब 15,000 जुर्माना लगेगा। अगर जो समान है दहेज का वो 15,000 से ज्यादा है तो उस दहेज की राशि यानी दहेज का जितना भी समान है या फिर जो नगद राशि है उन सभी को मिलाकर जितना होता है, जैसे मान लो दहेज के अंदर 50,000 रुपए खर्च हुआ है, जो सामान है फर्नीचर वगैरह सारा कर नगद राशि जो भी है वो 50,000 होती है राशि पूरी जोड़ने पर, तो 15,000 नहीं लिया जाएगा, उससे 50,000 रुपए वसूल किया जाएगा। 50,000 रुपए
वसूल किया जाएगा और 5 साल की कैद होगी। ठीक है, इसका मतलब है जुर्माना 15,000, यानी 15,000 से कम राशि का जो दहेज है उसके लिए, अगर 15,000 से ज्यादा है, जितना भी हो, 20,000 का हो, 50,000 का हो, 1,00,000 का हो, तो उतनी राशि 15,000 में आपको तो। ठीक है, ये तो है धारा 3 के अंदर। अगली है धारा 4। धारा 4 में क्या है? दहेज की मांग करना। दहेज की मांग करना ये कानूनी अपराध है। इसमें सजा है वो है 6 माह से 2 साल, 6 माह से 2 साल, और साथ में 10,000 रुपए जुर्माना, 10,000 रुपए जुर्माना इसके अंदर प्रावधान है धारा 4 के अंदर दहेज की मांग करने वाले के लिए। और इसी के अंदर एक धारा, सब धारा है, धारा 4 क। इसमें क्या है? धारा 4 क के अंदर है दहेज संबंधी विज्ञापन पर रोक, यानी जो अखबार या फिर सोशल मीडिया पर जो भी विज्ञापन आते हैं दहेज संबंधी, अगर कोई विज्ञापन आता है, जो विज्ञापन कराने वाला होता है, उसके खिलाफ क्या होगा? कानूनी कार्रवाई होगी और उसको सजा होगी। सजा 6 माह से 5 वर्ष, 6 माह से 5 साल, और जुर्माना है वो 15,000 रुपए जुर्माना। ये है धारा 4 क के अंदर प्रावधान है। धारा 4 क के अंदर इसका प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, ये थी धारा 4। धारा 5 है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। अगली पढ़ते हैं हम धारा 6। धारा 6, इसमें उल्लेख है कि जो दहेज की राशि है, दहेज की जो संपत्ति है, उस पर, दहेज की संपत्ति पर केवल महिला या उसके उत्तराधिकारी दहेज की संपत्ति पर केवल है जो महिला है जिसको दहेज मिला है उसका अधिकार है, या फिर उसके उत्तराधिकारी यानी उसके पुत्र हैं और पुत्री हैं उसका अधिकार है। ठीक है, ये है धारा 6 के अंदर। धारा 6 के बाद में धारा 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 8 देखते हैं। धारा 8 क्या है? धारा 8 तो इसमें है दहेज लेना एक संज्ञेय अपराध है। दहेज लेना एक संज्ञेय अपराध है और ये गैर जमानती है। अगर कोई व्यक्ति दहेज लेते पकड़ा जाता है तो उसकी जमानत नहीं होती है, गैर जमानती जमानत नहीं होती है। धारा 8 के अंदर प्रावधान है। अधिनियम जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 8 है उसमें ये प्रावधान है। अगर बात करें इसकी सब धारा की, धारा 8 क की, तो 8 क में जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी होता है दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होती है तो धारा 8 क के अंतर्गत है। उसके बाद बात करें धारा 9 और धारा 10, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, दोनों मिलीजुली हैं, 9 और धारा 10। धारा 9 में क्या है? केंद्र सरकार कानून बना सकती है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और धारा 10 के अंदर राज्य सरकार कानून बना सकती है।
कानून बना सकती है। ठीक है, धारा 9 में क्या है, जो केंद्र सरकार है वो कानून बना सकती है, और धारा 10 है उसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। ये थी धारा 10। अब थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं इसके बारे में। इसमें 2 बार संशोधन हो चुका है, 2 बार इस अधिनियम में 2 बार संशोधन हो चुका है। एक तो हुआ था 1984 के अंदर, जो 1985 में लागू हुआ था। एक हुआ था 1986 के अंदर। ठीक है, जो 1986 में संशोधन हुआ था उसके अंदर 2 धारा जोड़ी गई थी। आईपीसी की धारा 498 का, जिसमें घरेलू हिंसा से संबंधित है, ये कल बताया था, घरेलू हिंसा। और एक दूसरी धारा है 304 का। इसमें 304 का में क्या है, जो महिला है उसके विवाह से 7 साल के अंदर मृत्यु हो जाती है, विवाह के 7 साल के अंदर मृत्यु हो जाती है, तो जो उनके ससुराल वाले हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, ये 304 का में वर्णित है। 498 का में घरेलू हिंसा के बारे में है, ये 1986 के संशोधन में जोड़ी गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, ये क्लास आपको पसंद आई है, तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, लाइक जरूर करें, शेयर, कमेंट आपका एक कमेंट है वो हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिससे हम आगे वाली क्लास है और जबरदस्त तरीके से लेकर आए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।